morning, students. In this particular lecture, vibration absorber, what do you understand by a vibration absorber? When a structure or a particular machine or a system which is externally excited and it has undesirable vibration in it, and if we want to reduce or eliminate these vibration, then we will coupled with another system. We will couple it with another system which will reduce the vibration of the existing system, which will reduce the vibration of the existing system. Such system is known as vibration absorber or dynamic vibration absorber. Okay. In such cases excitation frequency is nearly equal to the natural frequency of the structure or machine. इट मीन्स जो एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की, वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मशीन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी. तो द मास ऑफ द मशीन और स्ट्रक्चर विच इज एक्साइटेड can have zero amplitude of vibration and the spring mass system absorber which is coupled to it vibrate freely. It means जो भी अपन एक्सटर्नल सिस्टम एग्जिस्टिंग मशीन और स्ट्रक्चर में अटैच कर रहे हैं वो क्या करेगा, वो जीरो फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, जीरो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा. इट मीन्स उसके वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. और वो वाइब्रेशन किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, वो जो एनोदर सिस्टम जो अपन अटैच कर रहे हैं उसके द्वारा वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे. तो वो जो सिस्टम अपन ने अटैच किया है वो क्या कहलाएगा, आपका वाइब्रेशन एब्जॉर्बर. ठीक है. तो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर आर यूज्ड टू कंट्रोल स्ट्रक्चरल रेजोनेंस, यानी जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और मशीन्स होते हैं उसमें रेजोनेंस की कंडीशन से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, वी विल ऐड some another system or attach some another system within the existing machine or within the existing structure so that we can reduce the vibration which is occurring in the machine. Okay, that's why that particular system which we will attach is known as dynamic vibration absorber or vibration absorber, as you are seeing in this particular diagram. As you are seeing in this particular diagram, this is an existing system. Okay, this is an existing system, this is a fixed support, and these are the two spring k1 by 2 or k1 by 2, and this is a mass m1, and this is exciting by an external force f0 sin omega t with the displacement x1 in the downward direction. तो ये क्या अपना ये मेन सिस्टम है या एग्जिस्टिंग सिस्टम है. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, we can take the example of this one also, and we can also take the example of this one also. This is also the example. किसी भी एक को लेके अपन इसको ड्राइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन को. यहाँ पर स्प्रिंग जैसे k1 और ये मास m1, डिस्प्लेसमेंट x1, फोर्स f0 sin ओमेगा t, ये दोनों एक ही हैं क्योंकि जब भी स्प्रिंग आपकी इस तरीके से कनेक्टेड होंगी तो उसकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या आएगी, k1 आएगी. ये क्या आपका k1 by 2 और k1 by 2. ठीक है, ये मेन सिस्टम है. अगर अपन मेन सिस्टम में एक एनोदर सिस्टम अटैच कर रहे हैं, इन दिस डायग्राम में देखिए ये क्या अपना, इसको लेके चलते हैं, ये अपना क्या है, मेन सिस्टम. दिस इज आवर मेन सिस्टम. ठीक है, एंड इट इज वाइब्रेटिंग बाय एन एक्सटर्नल फोर्स f0 sin ओमेगा t. ओके, एंड ये जो नीचे वाला सिस्टम है विच वी आर अटैचिंग टू इट, दिस वन, तो ये सिस्टम बेसिकली क्या करेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, इस सिस्टम में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उन वाइब्रेशन को ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा. तो जिससे इसके वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, यानी मेन सिस्टम के वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे. जैसे ही मेन सिस्टम के वाइब्रेशन मिनिमम होंगे इसका मतलब है कि हमने उसके वाइब्रेशन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया. तो whenever you will draw the free body diagram of this mass m1 का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अगर आप इसको नीचे x1 से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ऊपर फोर्स लगेगा k1 x1. ठीक है, और नीचे नेट फोर्स अपन वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना लग रहा है f0 sin ओमेगा t, तो वो यहाँ पे दिखा देंगे f0 sin ओमेगा t. ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए x2 से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं और अपन मान के चल रहे हैं कि ये जो x1 है दैट इज ग्रेटर देन x2. ये डिपेंड करेगा आप उसको क्या मान के चल रहे हैं. ठीक है, तो अगर मान लीजिए x1 इज ग्रेटर देन x2 तो ये जो स्प्रिंग है इसमें क्या होगा, बेसिकली कंप्रेशन होगा. और अगर इसमें कंप्रेशन होगा इसका मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से कंप्रेशन होगा. तो फोर्स कैसे लगेगा, कुछ इस तरीके से फोर्स लगेगा, कुछ इस तरीके से क्या करेगा आपका फोर्स लगेगा.
अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यानी ये फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा, यानी ऊपर का नीचे, अगर ये स्प्रिंग क्या हो रही है आपकी कंप्रेस, तो ऊपर फोर्स और इसका नीचे फोर्स। अगर आप मान के चलते हैं कि x2 बड़ा है x1 से, ठीक है, तो ये स्प्रिंग में क्या होगा, स्ट्रेच, और अगर ये स्ट्रेच होगा तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, K2 x2 माइनस x1 और ये, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं, किसी भी एक तरीके से आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं फॉर मास m1 एंड m2, आप देखिए जो भी पर्टिकुलर चीज आई विल एक्सप्लेन यू, उसको आपको एक एक करके धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मास m1 एंड m2, तो m1 के लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का k2 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m2 x2 डबल डॉट, ठीक है। और अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये m2 x2 डबल डॉट, इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का k2 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1 फॉर मास m2, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको m2 x2 डबल डॉट प्लस k2 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 फॉर मास m2। और अगर अपन यही चीज किसके लिए लिखेंगे, वी विल अरेंज फॉर मास एंदर मास m2 के लिए, ये जो अपन ने फर्स्ट लिखा है ये मास m2 के लिए, अगर वही चीज अगर अपन लगाते हैं मास m1 के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 x1 प्लस k2 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू f0 साइन ओमेगा t, ठीक है। यानी दोनों मास के लिए वी विल गेट द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर अपन क्या करेंगे, अपने को दो इक्वेशंस मिल गई, वन इज दिस वन इक्वेशन एंड अदर वन इज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इनका जो स्टडी स्टेट सॉल्यूशन होगा, वो स्टडी स्टेट सॉल्यूशन अपन कैसे देंगे, अपन क्या करेंगे, वी विल अज्यूम टू सॉल्यूशन x1 इज इक्वल टू x1 साइन ओमेगा टी और x2 इज इक्वल टू x2 साइन ओमेगा टी। तो जहां जहां x1 है, स्मॉल x1 स्मॉल x2 है, वो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में रिप्लेस कर देंगे। और जहां पर x2 डबल डॉट है, x1 डबल डॉट है, वहां पर अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और वो वैल्यू अपन इक्वेशन 1 और 2 में पुटअप कर देंगे, जैसा कि अपन पहले से पुटअप करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू अपन ने यहाँ इक्वेशन 1 और 2 में पुटअप की, तो पुटअप करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में यूज किया, तो अपन ने m2, देखिए ये क्या है, x2 डबल डॉट की वैल्यू है, और ये क्या है, k2 x2 माइनस x1 साइन ओमेगा टी, स्मॉल x1 और स्मॉल x2 को अपन ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अपने को इक्वेशन नंबर 5 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 5, देखो ये क्या है, m2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से भी x2 आ रहा है, तो यहाँ से भी आ रहा है, तो ये k2 पहले आ जाएगा आपका, और ये माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर बाद में आ जाएगा, यहाँ से x2 आ जाएगा, साइन ओमेगा टी दोनों में से कॉमन लेके 0 में चला गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा k2 m2 ओमेगा स्क्वायर x2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का k2 x1, तो माइनस का k2 x1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर, ठीक है। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू में मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा x1 और माइनस k2 x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f0, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी 6, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो अगर अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 एंड 6 को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट x1 इज इक्वल टू, देखिए दो वेरिएबल हैं x1 और x2 और दो इक्वेशन है, सिंपल एल्जेब्रिक जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुटअप करेंगे, तो x1 की वैल्यू मिलेगी आपको ये वाली, और सिमिलरली ये जो वैल्यू अगर आप दूसरे में निकालेंगे तो ये मिल जाएगी आपको x, यानी ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी x1 की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल गई दिस वन, एंड वी विल गेट x2 इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये x1 और x2, ये जो x1 की वैल्यू मिली है और ये x2 की वैल्यू मिली है, इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, वी विल अज्यूम सम अनदर टर्म्स, जो अपन नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर देखिए, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्स एस टी यानी जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन है, उसको अपन क्या रिप्लेस करेंगे, f0 डिवाइडेड बाई k1, यानी स्टैटिक डिफ्लेक्शन और जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन, ठीक है। f0 क्या है, जो फोर्स अपन मेन सिस्टम पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और k1 क्या है, जो मेन सिस्टम है उसमें जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस। तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन आपको पता है, उसको क्या लिखेंगे अपन, f0 डिवाइडेड बाई k1, ठीक है।
ओमेगा 1 क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सिस्टम। यहाँ पे दो सिस्टम है, एक मेन सिस्टम है और दूसरा क्या है, एब्जॉर्बर सिस्टम है। तो ओमेगा 1 को अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट के वन बाई एम वन, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं अंडर रूट के वन बाई एम वन को अपन क्या रिप्लेस करेंगे, ओमेगा 1। सिमिलरली ओमेगा 2 क्या है आपका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्बर सिस्टम। तो एब्जॉर्बर सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो, यानी इसका मतलब है के टू बाई एम टू को अंडर रूट को अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा 2, और यहाँ पर ये क्या आपका ओमेगा 1। इसी तरीके से एक और अपन नया टर्म डिफाइन करेंगे, म्यू इज इक्वल टू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन। तो ये क्या आपका रेशियो ऑफ एब्जॉर्बर मास टू द मेन मास, क्योंकि M2 क्या है, जो आपका एब्जॉर्बर सिस्टम है उसका मास है, और M1 क्या है, जो आपका मेन सिस्टम है उसका मास है। तो इन दोनों का जो रेशियो उसको अपन क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये अपन इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 में यूटिलाइज करें, ठीक है। ये जो नए टर्म अपन ने इंट्रोड्यूस किए हैं वी विल यूटिलाइज इन इक्वेशन 7 एंड 8। तो नाउ टू ब्रिंग दीज इक्वेशंस इनटू डायमेंशनलेस फॉर्म, अब अपन एक इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए x1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, k1 k2 से दोनों साइड में डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखिए k2 डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1 वाला टर्म है उसको अपन ने बाहर लेके आ गए, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई k, ठीक है। सिमिलरली अपन ने k1 k2 से नीचे डिवाइड कर दिया, ईच एंड एवरी टर्म में वी डिवाइड बाई k1 k2 एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 7। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है k1 k2 से डिवाइड करेंगे तो k2 वाला जो टर्म है उसको अंदर ले गए, और k1 वाला टर्म है उसको बाहर से डिवाइड कर दिया, और जितने भी आपके डिनोमिनेटर में टर्म दिखाई दे रहे हैं उन सभी में k1 k2 से अपन ने डिवाइड कर दिया। तो k1 k2 से डिवाइड करने के बाद में अपने को ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल गई, ठीक है। k1 k2 से डिवाइड दिख रहा है, तो देखो k2 बाई k1 कैंसिल, तो ये 1 बच गया माइनस। अब देखो ये ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर क्या मिलेगा, k2 डिवाइडेड बाई m2, यहाँ पर क्या मिलेगा, k2 डिवाइडेड बाई m2।